अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सुप्रीम कोर्ट पे जो बिल है उस पे फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इसके बाद होगा, क्योंकि जो अदारा जाती लड़ाई है वो बिल्कुल अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट इस पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है। सबका मंतकी अंजाम क्या होगा, प्रोग्राम के पहले इस पे बात करेंगे। इलेक्शन हुकूमत अभी भी इनकार कर रही है। आइन कहीं इस पूरी सिचुएशन के अंदर हारता चला जा रहा है। क्या इस पूरी बंद गली से निकलने का कोई रास्ता है? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। इसके बाद मुआशी बदहाली खैराती इदारे भी मुश्किलात का शिकार है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें बताएंगे कि इस तरह से इन्फ्लेशन के बाद, इकोनॉमी की सूरत हाल के बाद खैराती इदारे किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। इसका जो डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर पहले सामने आया, इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आजादी में मदाखलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ताहुक्म सानी अमल नहीं किया जाएगा। ये अदालत सिर्फ खास हुक्म, फैसला या कार्रवाई वगैरह को मुअत्तल कर सकती है। इस केस में पेश किए जाने वाले हकायक और हालात गैर मामूली हैं। किसी के पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो, वो उसको तबाह करने की भी ताकत रखता है। इस केस में अदलिया की आजादी की तबाही का खदशा है। क्या मुकन्नना आर्टिकल 191 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है? केस की मजीद समात 2 मई 2023 को होगी, यानी ईद के बाद इसको आगे बढ़ा दिया गया। सो अभी हुकूमती कैंप में जो एक उम्मीद थी कि जैसे ही ये बिल फंक्शनल होगा, ये एक्ट बनेगा, इसके बाद ये जो फैसला आया है इसको वो दोबारा अपील में लेकर जाएंगे इलेक्शन के हवाले से, और उसके बाद उसकी आड़ में शायद इलेक्शन को थोड़ा सा आगे किया जा सके। फिलहाल लगता है कि मई के दूसरे हफ्ते तक अभी इस मामले पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है। सो एक तरह से जो हुकूमती स्ट्रैटेजी थी उसको फिलहाल ये ब्लॉक कर दिया गया है। आज जो इस पूरे फैसले के जो 3 अहम नुकात है, इसकी बेसिस के ऊपर इस बिल को जो है अदालत अब दोबारा जांचेगी, देखेगी। वो इस ऑर्डर में जो कहे हैं वो नंबर 1 ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के हवाले से इस तरह की तरमीम कर नहीं सकती है। दूसरा जो नुकता इसमें उठाया गया है वो है कि बिल आइन की मखसूस शिकों से मुतसादम है। तीसरा है कि बिल अदलिया की आजादी के खिलाफ है। सो जो हुकूमत की जानिब से जो अदालत से 8 रुकनी बेंच बना गया था, इस पे सबसे पहले एतराज उठाया गया और आज सुबह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये बेंच उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको तमाम इत्तेहादी जमातें मुस्तरद करती हैं। बेंच की कॉम्पोजिशन है, भाई हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं करते। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं, ना आइन और कानून और प्रोपराइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं। जो कानून साजी का हमारा इख्तियार है उसमें जो इदारों की बेजा मुदाखलत है, हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ बड़ा घिनौना इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला अदलिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नाम लिया फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का कि ये जो है राब्ते में है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ और ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। ये जो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का एक जोड़ी बनी हुई है, ये कोर्ट की मैनेजमेंट इनके जिम्मे है। हमें नजर आ रहा है उनके राब्ते हैं। फैसल चौधरी वो पैगाम रसा है चीफ जस्टिस और तरीके इंसाफ के दरमियान। वो मिलते हैं ऑनरेबल जजेस को जाके, ये हमें कुछ लोगों ने बताया है। तो ये पैगाम रसानियां और ये सहूलतकारियां जो चल रही हैं, ये रोजे रोशन की तरह आया है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। कोशिश है कि फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लें। बहरहाल जी, पाशा साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, इस वक्त अब फिलहाल तो अमल दरामद रोक दिया गया है, अब इसको अदालत जो है वो दोबारा इसका जायजा लेंगी। जो 3 अहम नुकात जिसके बारे में बात की गई है, पहले तो ये कि जी ये आइन की मखसूस शिकों से इसमें इसका तसादुम होता है। दूसरा है कि बिल अदलिया की आजादी के खिलाफ है। उसके अलावा कि पार्लियामेंट कर नहीं सकती इस तरह की तरमीम। जी मारिया, इस तरह है कि जो बिल जब बनाया गया तो उस वक्त आर्टिकल 191 का हवाला दिया गया लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि जिसमें ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। उनके बकौल कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता तो फिर तो
کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے ہم 184(3) کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کوئی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اینڈ لا, اور اس سے سبارڈینیٹ لا 1980 سے اب تک نہیں بنا, تو اب ہم چونکہ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. وہ چیزیں ہم سے جب انہوں نے پوچھا ڈیورنگ ڈرافٹ, پریپریشن آف ڈرافٹ, تو ہم نے یہ کہا کہ جو 184(3) کی اپیل جو آپ اس پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے, اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو سائلین ہے جن کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اور فورم نہیں رہتا, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے. تو اس طور پہ آرٹیکل 10A بھی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے, اس میں فیئر ٹرائل کا حق رکھ دیا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل ہوگا, کیونکہ اس سے فیئرنیس نظر نہیں آتی کہ 184(3) میں آپ 3-4 فورم نیچے کے اسکپ کر کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں میٹر لے آئیں اور وہ ڈیسائیڈ کر دے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, ایویڈینس وہاں کلیکٹ نہیں ہو سکتی, ایویڈینس ریکارڈ نہیں ہوتی, تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ گنجائش رہ جاتی ہے. اپیل کا حق نہیں ہو سکتا نا, اپیل کا حق نہیں ملے گا اگر ایک دفعہ, یہ بیسک پوائنٹ ہے نا جو آپ تو ہم یہ ہمارا مطالبہ بار کونسل کا شروع سے رہا ہے. جتنے بھی ہمارے کنونشن ہوئے ہیں, جتنی بھی کانفرنسز ہوئے ہیں, اس کا جو اعلامیہ جاری کیے گئے ہیں اس میں ہم نے تواتر کے ساتھ اس چیز کا مطالبہ کیا کہ 184(3) کی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کاغنیزنس لیتی ہے تو پھر اپیل کی پروین ہونی چاہیے. اور یہ بات نہ صرف ہماری طرف سے, اگر آپ باقی 4 ججوں کو سپریم کورٹ کا حصہ مانتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ 184(3) کی جو سر ایشو اب اس میں 2 مسئلے, ایک تو آپ جو بینچ کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں نا, ابھی تو یہ ایک لارجر بینچ ہے, اس میں تو ساری وہ انہوں نے اپنی عددی جو بھی ایک طریقے سے زیادہ تعداد ہے وہ دکھا دی نا کہ وہ کس فیصلے کی کس طرف کھڑے ہیں. سر دوسری بات یہ کہ ایک جو پورے قانون کے اوپر اعتراض کے زیادہ اس کی پروسیجرل, اور کیا ایک پارلیمنٹ کی اس کے اوپر کیپیسٹی ہے, کیا اس کے اختیار میں ہے, کہ یہ سوال. پھر جس طریقے سے یہ قانون بڑی ہیسٹیلی پاس کیا گیا, نہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ اس کو کسی جگہ رکھا گیا اور بڑے تیزی اس کو پاس کر لیا. پھر سر اس کی ٹائمنگ ایک خاص وقت پہ اس کو جلدی سے لا کر بغیر انٹروسپیکشن کے اس کو آگے بڑھا کے پاس کر لیا گیا. یہ 3 باتیں بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. تو جب یہ کیس آگے سنا جائے گا اس میں اس پہ بھی جرا ہوگی, یہ معاملات بھی ایکسپلور ہوں گے. دیکھیں ٹائمنگ والا جو ایشو ہے اس کا تو جواب میرا خیال ہے کوئی حکومتی جو اتحاد ہے ان کے کوئی لوگ ہی دے سکتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ. ہم ٹائمنگ والے میٹر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں جو 4 یا 5 چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جس سے پبلک ایٹ لارج کو بینیفٹ ملنا ہے. مثلا اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کلوز کہ جو ایسے پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوتی ہیں جن میں ارجنسی ہو, اسٹے میٹر ہو یا بیل ہو, تو اس میں ارجنٹ فارم لگا کے فائل ہوتی ہیں, تو ان کا فار انڈیفینٹ پیریڈ فکسیشن نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میکنزم بنا دیا گیا اس میں کہ ود ان 40 days وہ فکس ہو اور اس کا انٹرم ریلیف مل سکے. اسی قسم کا انٹرم ریلیف, جس قسم کا انٹرم ریلیف آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 دن کے اندر دے دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ وسایہ محمد خان, شریف, جاوید, جو بھی عام شخص ہے اس کو اس طرح کا انٹرم ریلیف ملنا چاہیے. صحیح جی. تو تیسری بات اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ریویو جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے, وہ یہ ہے کہ جو ریویو میں جاتا ہے تو وہی کونسل ریویو فائل کر سکتا ہے جس کونسل نے پہلے کیس میں پیش ہوا ہو. سر لیکن یہ تو آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں سر, اس میں دوسرا اینگل بھی ہے نا. یہ تو ٹیکنیکل بات ہے کہ جو بل کے اندر جو معاملات ہیں وہ obviously اس کی ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے, لیکن پورا ایشو کو سیاسی بھی بنایا جا رہا ہے. ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں اس میں شعیب شاہین صاحب کو گفتگو کے اندر لے کر آتی ہوں. السلام علیکم شعیب صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے حکومتی اعلامیہ آیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو حکومت کہتی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے اس بل کی عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے, ابھی جو مسترد کرنا ہے یہ ایک سیاسی بیان ہے یا اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ بھی ہوگی اگر یہ کابینہ کہے گی؟ نمبر 1. پھر صبح جو یہ بینچ مسترد ہوا ہے سر, اس کے بعد اس بینچ کی جو بھی رولنگ آئے گی, اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کو بھی ماننے
یا نہ ماننے کی آپشن ہوگی حکومت کے پاس، کیونکہ وہ پچھلی ججمنٹ کی تو نہیں مان رہے جو اس کو امپلیمنٹ کرانے میں. تو اگر بینچ کو پہلے سے مسترد کر دیا، اس کا مطلب کہ جو بھی ججمنٹ آئے گی اس کو وہ نہیں مانیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کابینہ یا حکومت کون ہوتی ہے یہ کہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹیکل 189 اور 190 کو نہیں مانتے. کیا آئین کی چند پروویژنز جو ان کو پاورز دیتی ہیں اس کو تو وہ مانتے ہیں. آئین کی وہ پروویژنز جو ان کو پابند کرتی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گے، اس پہ عمل درآمد کریں گے اور اس مطابق ان کو ممد و معاونت بھی کریں گے، ان کی ایڈ میں بھی کھڑے ہوں گے. تو کیا ان کو نہیں مانیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آئین کی چند پروویژنز کو آپ مانیں گے، چند پروویژنز کو آپ ریفیوز کر دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تو طرز عمل پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھ لیا. پارلیمان کا بھی جو کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آرٹیکل 68 ان کو منع کرتا ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے. وہ باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں اور ان کو ملائن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بلیک میلنگ کر رہے ہیں، پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کون سا بینچ بنانا ہے کون سا نہیں بنانا. انہوں نے بینچ بنا دیا اور 8 آنریبل ججز کی سربراہی میں، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 8 جج صاحبان بیٹھے ہیں. اب یہ پارٹی بتائے گی یا حکومت بتائے گی کہ فلاں جج کو بیٹھنا چاہیے اور فلاں جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پارٹی سے پوچھ کے آپ ججز کی کانسٹیٹیوشن کریں اور ان کے مطابق آپ ججز کو بٹھائیں اور کہیں کہ ہم یہ فیصلہ مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اسٹریٹجی ہے. ایشو یہ ہے کہ اصل پوائنٹ تھا کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. اب ساری گفتگو شفٹ کر گئی ہے بینچ کی تشکیل کے اوپر. دوسری بات، آج دوبارہ یہ کیس کہ بھائی یہ جو پروسیجرل بل ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ہے فی الحال یا اس کو ریویو کرنا ہے. اب ساری ڈیبیٹ شفٹ ہو گئی ہے کہ بینچ کی تشکیل کیسے ہے. تو جب اس طرح سے اگر بینچ کی تشکیل کو بار بار کنٹروورشل بنایا جائے تو کیا کوئی ایک ڈفرنٹ اپروچ ہو سکتی ہے جی، کہ گول پوسٹ شفٹ ہی نہ ہو اور معاملہ صرف مین ایشو کے اوپر ہے کہ بینچ کی تشکیل اس طرح سے کہ اس سے کوئی مختلف ہو تاکہ ایشو جو ہے اس پہ فوکس رہے بجائے بینچ کے اوپر؟ دیکھیں، ان کا تو حکومت کا تو مطمع نظر اور پرپز یہی ہے نا کہ کسی طرح الجھاؤ پیدا کیا جائے، کسی طرح ابہام پیدا کیا جائے، کسی طرح ہم اصل ایشو سے ہٹ جائیں. آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو فار دا ٹائم بینگ آپ سائڈ پہ کر لیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا ہے کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیٹ از دی اونلی کوشچن. بھائی اگر آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں گے تو پھر یہ جھگڑے بھی ضرورت ہی نہیں تھے. آپ کسی کو عدالت میں آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی کو پروسیڈنگز میں شامل ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی کو چھوٹا بینچ، لارجر بینچ اور فل کورٹ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے؟ دیکھیں نا، آج تو چلو اس بل کے متعلق تھا کہ جو کہ ایک جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ پاورز ڈیرائیو کرتے ہیں. آرٹیکل 184 ہو یا 185 ہو جو ریجنل جورسڈکشن اور ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، اس میں امینڈمنٹ کیے بغیر سب لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو کرٹیل کرنے یا اس میں انہانس کرنے یا جو بھی میں کہوں، ابھی میں فار دا ٹائم بینگ میرٹ آف دی کیس پہ نہیں جانا چاہتا، تو وہ تو آئین میں ترمیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو سب لیجسلیشن کے ذریعے جو انہوں نے کوشش کی. اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے پچھلے کیسز میں؟ ایک بات پوچھی ہے، کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے؟ انہوں نے سب نے کہا ہاں جی ہونے. تو بھائی کراؤ نا الیکشن. اس کے لیے کیا آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. سب نے مانا ہاں جی پابند ہے. تو پھر بھائی اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ بیسیکلی یہ کبھی قراردادوں کے پیچھے چھپتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے سب چھپ رہے ہیں. پاشا صاحب، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اصل ایشو جو ہے وہ ہے کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ کیا یہ پروسیجرل معاملات بہتر ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے تھے، لیکن سر ان لانگ ٹرم کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ اوریجنل ڈیبیٹ سے ہم سب لوگ ہٹ رہے ہیں؟ الیکشن اگر وقت پہ نہیں ہوئے تو کیا وہ زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا اس وقت ہم یہ جو پروسیجرل معاملات میں الجھ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر کے پھر الیکشن کرانا زیادہ بہتر اپرچونٹی اپروچ ہے بجائے اس کے کہ ہم الیکشن وقت پہ ہونے یا نہیں ہونے اس ڈیبیٹ کے اوپر فوکس کریں؟ دیکھیں، معاملات تب الجھتے ہیں جب آپ سموتھ ایک کام چل رہا ہے تو اس سے ڈیویٹ کر جائیں یا ایک راستہ تبدیل کر جائیں. دیکھیں، دس از ویری سمپل. ایک پٹیشن فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، جج صاحب نے اس کو فوری طور پہ ود ان ڈیز فیصلہ کر کے ڈائریکشن دے دی ای سی پی کو الیکشن کرانے کی. ایک دوسرا فریق وہ چلا گیا آئی سی اے میں، آئی سی اے پینڈنگ تھی، ساتھ ہی یہ 184(3) کی پروویژن انووک کر کے پٹیشنز کو کر دیا لا اور سو موٹو بھی لے لیا، 3 پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کر دیا. وہاں سے گڑبڑ ہوئی اور
الٹیمیٹلی وہ معاملہ ہائی کورٹ والا وہ آنا ہی سپریم کورٹ میں تھا. ٹوٹل 5 یا 6 دن ان کو ویٹ کرنا پڑتا. جو حکومتی اتحاد جو بینیفٹ لے رہا ہے یا الجھاؤ کی کیفیت پیدا کر کے اس کو یہ کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ہی نہ بنتا. دیکھیں, تمام معاملات کو اگر سموتھلی چلنے دیا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. پھر آگے جا کے ایک اور میٹر آ گیا جی, فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا, اس کی بھی اپنی جگہ پہ امپلیکیشن ہے. بھائی اگر بن جاتا تو کیا حرج تھا, گورنمنٹ کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے اعتراض کرنے کی. آج وہ سر وہ اس وقت بھی اس فل کورٹ میں بھی سر یہی جواب دائر کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سیکیورٹی کنسرنز ہیں. آپ کچھ بھی ہماری جو اس وقت ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہیں, آج میں دیکھ رہی ہوں میرے سامنے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اندر جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس میں وہی کہہ رہے ہیں جی 21 ارب ہم نہیں دے سکتے پیسے, ہم لوگ ہمارے اور بڑے خرچے ہیں. حالانکہ وہ باقی چیزوں کے اوپر فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز ہو رہے ہیں, سب کچھ جو پیسے وہ نکل رہے ہیں. 21 ارب روپے ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ ادھر بھی سر یہی توجہ تھی حکومت کے پاس ہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیے, میں یہ بات بالکل آپ کی بات سے ٹو سم ایکسٹینٹ اتفاق کرتے ہوئے کر رہا ہوں بات کہ کیا معاملات کو اگر ایز اٹ از بہتر طریقے سے اس کو سالو کیا جاتا تو کوئی کیا اس میں برائی کیا تھی. جب آپ اوور ڈوئنگ کریں گے تو دوسرے فریق کو آپ اپرچونٹی دیں گے انگلی اٹھانے کی, اعتراض کرنے کی یا ڈیویٹ کرنے کی. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, اب مسائل آ گئے ہیں ایگو کے, انا کے مسائل آ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھ رہی آپس میں, ان میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اچھا سپریم کورٹ میں جس طرح ڈفرینسز کھل کے سامنے آئے ہیں اس طرح سر بارس کے اندر بھی آج بھی وہ وکلا برادری کے اندر بھی جو سارے تنازعات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وکلا برادری میں کوئی نہیں ہے ماں سوائے ایک پارٹی کے پولیٹیکل ونگ کے. سر وہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کے پولیٹیکل ونگ میں جو کہ لا منسٹر صاحب کے ساتھ بڑے ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کی وجہ سے اختلافات ہیں. وہ بالکل یہ الزامات آپ پہ. دیکھیے بات یہ ہے, میں بات کرتا ہوں اپنے ادارے کی, پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کی جو اس وقت آئیڈینٹی ہے, ہمارا کسی پولیٹیکل نہ وائس چیئرمین صاحب کا نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. اور یہ بات میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بتائے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ میرا جو ہے وہ تعلق ہے. میں تو زندگی میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا. ہاں میں بالکل یہ ایک بار یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آن ایئر بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم بات کریں گے, ہم امپارشل ہو کے بات کریں گے, ہم غیر جانبدار ہو کے جب بات کریں گے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جب بات کریں گے, تو پھر اگر ہماری بات کسی کو بری لگے تو وہ کہے گا پہلے مختلف تھا شعیب صاحب کہ پہلے کبھی عدلیہ کے جو بھی معاملات ہوتے تھے اس پہ وکلا بہت یکجا ہوا کرتے تھے. اب تو اگر کوئی آپ لائر موومنٹ کی ذکر بھی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, سر وہ بھی کوئی لگتا نہیں امپلیمنٹیبل پلان ہے کہ کوئی اس طرح کی یونیفائڈ کوئی موومنٹ ہو جس میں تمام وکلا ایک بینر تلے ہوں. یہ ممکن تو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے کون سا غلط فیصلہ کیا ہے. کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے, کیا غلط کہا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی گورنمنٹ پابند ہے, آرٹیکل 220 کے تحت یہ غلط کہا ہے. کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی محافظ نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی خطر نہیں اٹھائی ہوئی ہے. کیا سپریم کورٹ کے ساتھ آج اگر کھڑے ہیں, آج دیکھو پرسوں ایک پروگرام ہو رہا ہے جس کو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں شامل ہیں, وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہم سب کو بلایا ہوا ہے کہ آئیں ہم پورے پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی کو اکٹھا کر کے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں, چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بینچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم آئین کو عمل درآمد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا یہ غلط کر رہے ہیں؟ ہم سب لوگ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب لوگ ایک مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز رکھو, اپنے پالیٹکس کرو, لیکن آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 2A جو یہ کہتا ہے کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے سبسٹانٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور جس پہ لکھا ہوا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. یہ آج کہتے ہیں نا کہ ہم 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بادشاہ ہو
क्या आप आइन से चले सर, अब उस हवाले से तो अब ये कोर्ट का जो मूड लग रहा है, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का कि अपने फैसले को अमल दरामद तो कराकर वो ठहरेंगे ही। बज़ाहिर जो मूड लग रहा है, जिस तरह की हमने देखा कि नोटिस जारी किए गए हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी जो ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जो बिल था, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जो बेंच की तश्कील है, इसके ऊपर असद साहब बहुत ज्यादा सवालात और एतराज़ात उठा रही है अपोजिशन। अब मसला ये कि ये जो मुतालबा है ये लेजिटिमेट है, इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन जब बेंच की तश्कील के हवाले से सवालात उठे तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाती है। क्या ख्याल है पीटीआई का कि अगर ये बेहतर तरीके से कोई डिफरेंट बेंच हो शायद, तो फिर वो कंट्रोवर्सी ना हो और सब लोग फोकस्ड रहें इस मेन इशू के ऊपर कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इख्तियारात को रेगुलेट करना है तो उसको तरीके से करना होगा, बजाय इसके कि सारी डिबेट हो कि जी ये बेंच कैसा बन गया, इसके फैसलों से हमें पहले ही पता है कि क्या रिजल्ट आना है। देखिए, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे कि बेंच की कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं है। मसला ये हो रहा है क्योंकि आप आइन से इन्हिराफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि इबाम पैदा किया जाए। पहले इबाम ये पैदा किया गया ये तो 3 जज हैं, सिर्फ 3 जज हैं जी, 15 में से इन्होंने फैसला कर दिया इतना बड़ा। हालांकि जो इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और पीडीएम की हुकूमत आई, वो भी 5 रुकनी बेंच का फैसला था, वो भी 15 जज नहीं थे, मेजोरिटी भी नहीं थी, 5 रुकनी लोग थे। अच्छा, उन 5 रुकन कौन से थे उस बेंच के अंदर? ये तीनों जज जिन्होंने अभी फैसला दिया है, वो तीनों जज उसके अंदर मौजूद थे और तीनों ने जो फैसला दिया वो पीडीएम की हुकूमत के फेवर में गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया। तो वहां पर भी कोई तनकीद बनती नहीं थी, लेकिन वो बोलते रहे जी 3 है। अच्छा, अब 8 बन गए, तो आइंदा से क्या ये होगा कि मेरे ऊपर कोई चोरी का, डकैती का, कत्ल का मुकदमा होगा तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछेगी कि अच्छा जी आप बताएं आपको कौन सा जज अच्छा लगता है, हम आपकी मर्जी का जज लगा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो है वो तमाम जजेस, उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए, उनकी जजमेंट के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि ये 8 जज, अब मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये तो सिर्फ इबाम पैदा करने की कोशिश है, लेकिन इसके अंदर वजन कोई नहीं है। एक और लेयर है ना इस मर्तबा, क्योंकि जज जो अदलिया के अंदर से भी जो है आवाजें उठ रही हैं। देखिए, पहले भी सियासतदान वर्सेस अदलिया फैसले के एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। फैसले माने जाते हैं हमेशा, चाहे जो भी फैसला है, पसंद का हो या नापसंद फैसला है आपके। इस मर्तबा जो इशू है वो ये है कि चूंकि 7 जो एक डिसेंटिंग नोट्स आते हैं मुख्तलिफ, तो उस हवाले से ऐसा ख्याल जाता है कि हम ख्याल बेंच बन गया, अब ये आवाज अंदर से उठ रही होती है। सो ये डिफरेंट लेयर है इस दफा। नहीं मारिया, ये कभी भी किसी जज ने नहीं कहा। वो सारे डिसेंटिंग नोट्स देख लें, उस डिसेंटिंग नोट्स पे ना जजेस की कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई एतराज है, ना एतराज इस बात पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा। प्रोसेस के ऊपर एक से ज्यादा राय मौजूद है और वो बदकिस्मती से अब राय जो है वो बंद कमरों के अंदर नहीं है, वो पब्लिक डिबेट के अंदर आ रही है। लेकिन डिबेट सारी ये है कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए। आपकी जो मंसूर अली शाह की फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसेंटिंग नोट की बात करूं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो है ये प्रोसेस ही सुप्रीम कोर्ट देख नहीं सकती। उन्होंने कहा पहले इंट्रा कोर्ट अपील को 4 दिन और दे दें, 4 दिन वो करके फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। ये सारी प्रोसेस की बात है। प्रोसेस के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, तो यही तो फर्क है कि भाई हम ख्याल अगर बहुत ज्यादा एक बेंच बन जाए, ये एक तनकीद की जा रही है, तो फिर वो प्रोसेस के में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी नहीं रहता है जो पहले। मैंने आपको पहले कुछ कहा था, अगर मैंने गलत किया तो मेरी आप तरदीद कर दीजिए। क्या यही 3 जज, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे या नहीं थे जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न किया और पीडीएम की हुकूमत बनने के लिए राह हमवार की? क्या उन तीनों ने फैसला जो किया था वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ और पीडीएम के हक में नहीं था? अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो फिर तो ये वाकई में हो सकता है कि ये जजेस जो है वो मिले में हों तहरीक इंसाफ के साथ और बड़े इनकी कोई रिश्ते हों तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं दुरुस्त है, जो कि है दुरुस्त,
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो है किसी एक सियासी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं? नहीं, सियासी पार्टी के झुकाव की बात नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में क्या अभी लड़ाई मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है या अभी लड़ाई बहुत ज्यादा बाकी है, और इलेक्शन क्या एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे मामले के बाद आपको लगता है कि आप लोग ले लेंगे? देखिए, पहली बात तो हमने नहीं लेना इलेक्शन। इलेक्शन जो है उसका तरीकेकार दो मुख्तलिफ टाइप के इलेक्शन हैं जिनके ऊपर इस वक्त बातचीत हो रही है। एक इलेक्शन है कौमी असेंबली का, सिंध असेंबली का, बलूचिस्तान असेंबली का, जहां पे तहरीके इंसाफ की, वहां पे एक सियासी पार्टी की राय ये है कि ये इलेक्शन जो है ये जितनी जल्द कराए जाए उतना मुल्क के लिए बेहतर है और हम उसका मुतालबा करते रहे। ये जरूर है कि 2/3 पाकिस्तान की अक्सरियत हमसे इत्तफाक करती है इस बात पे, लेकिन ये हमारा एक मुतालबा है। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है ये अब तहरीके इंसाफ का मुतालबा नहीं रह गया, ये आईने पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है 90 दिन के अंदर कराना है। इसमें इमरान खान, असद उमर की राय की कोई अहमियत अब बाकी नहीं बची है, तहरीके इंसाफ के मुतालबे की कोई अहमियत नहीं बची है। अब आईने पाकिस्तान है और उस पर अमल दरामद कराना है। और क्या मैं ये समझता हूं कि आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद होगा एक ऐसे शख्स के तौर पे जो पाकिस्तान की यूनिटी के अंदर यकीन रखता है और ये यकीन रखता है कि ये हो ही सकती है। पाकिस्तान जैसा मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ सकाफतों के फॉलो करने वाले लोग इस मुल्क में सिर्फ रही एक साथ यगानगत के साथ रह सकते हैं एक जमहूरी आईनी निजाम में। तो मेरी तो शदीद ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान का आइन जो है वो बरकरार रहे। लेकिन बहरहाल ये लग नहीं रहा असद साहब, क्योंकि अभी हुकूमत ने तौहीन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। अभी वजीर आजम साहब को इस हवाले से जो भी आगे इसके रिपरकशंस होंगे वो उनका एक सियासी फैसला होगा, लेकिन बजाहिर जो भी प्रोसीजरल हम जवाबात देख रहे हैं उसमें एक साफ इनकार कर दिया गया इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। तो इस मामले को तूल तो देंगे, उसको मजीद और कानूनी मामलात में और कोई अपील होगी और कोई इसको मामले को खींचेंगे, तो वक्त के ऊपर इलेक्शन ना करवाने का फैसला तो कर लिया है। बैकअप प्लान क्या है इसके अलावा आपका? देखिए, जाहिरी तौर पर तो यही हो रहा है। बैकअप प्लान तो उनको बनाना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ को जिस दिन फारिग कर दिया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, तो फिर उन्होंने नया वजीर आजम किसको लेकर आना है। शायद मरियम नवाज जो है उनको तो इसके ऊपर इतना कोई खास एतराज नहीं होगा कि अगर शहबाज शरीफ भी फारिग कर दिए जाए, लेकिन फिर भी पार्टी को तो सोचना पड़ेगा कि किसको वजीर आजम लेके आना है। क्या कंटेम्प्ट जो है कि क्योंकि वो कंटेम्प्ट जो है वो काबीना के फैसले के तहत की जा रही है, तो क्या पूरी काबीना के ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी, क्या सारी काबीना फारिग कर दी जाएगी? तो इनको बहुत सारे प्लान बी तो बनाने पड़ेंगे। देखें आगे क्या बनता है। तो आप लोगों को ख्याल है आपको प्लान बी की जरूरत नहीं है फिलहाल? देखिए, हम तो जो है वो आइन कानून के साथ खड़े हुए हैं। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हम पाकिस्तान की बाकी कौम की तरह हम सुप्रीम कोर्ट के आइन पर अमल दरामद करने के लिए उनके साथ खड़े हुए, और उम्मीद हमारी यही होगी कि तमाम रियासती इदारे जो है वो पाकिस्तान के आइन के दफा में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा सर, बैठ के बातचीत करने के वाले से भी बार बार गुफ्तगू होती रही है। आज पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है, वो पहले अपने इत्तेहादियों से मिलेंगे, फिर वो कहते हैं हम पीटीआई सबके साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे, और उसको गिलानी साहब लीड कर रहे हैं। जो इस वक्त इस माहौल में गुंजाइश है क्या बैठकर बात करने की? देखिए, अगर संजीदा गुफ्तगू हो और मानी खेज गुफ्तगू हो तो बातचीत हो सकती है। हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। पाकिस्तान शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा है। पहले सियासी बहरान पैदा हुआ, फिर उससे माशी बहरान पैदा हुआ, अब एक आईनी बहरान आ गया है, और मुझे तो एक समाजी बहरान भी नजर आ रहा है। 1971 के बाद से पाकिस्तान ने इतना मुश्किल टाइम नहीं देखा है, तो इस टाइम के अंदर इस बहरान से निकालने के लिए बिल्कुल बातचीत हो सकती है, लेकिन वो बातचीत किसी हल की तरफ जाएगी। और तहरीके इंसाफ का और तकरीबन 70% पाकिस्तानियों का मानना इस वक्त ये है कि हल सिर्फ जो है वो एक नया इलेक्शन है। अगर इनके पास कोई उसके अलावा और तजवीज है इस बहरान से निकलने की, तो वो बता दें, हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है जो इसके ऊपर तजवीज होगी वो ये कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे कर लिए जाएं। आप कहते हैं कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफा दें तो वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे। वो कहते हैं जी कोई इस तरह की दरमियाना रास्ता अगर निकलने की गुंजाइश हो तो वहां पर सारे इकट्ठे करा दी जाए इलेक्शन। हालांकि आईनी इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ही ढूंढेगा ना, जिसमें दोनों के लिए कोई ना कोई कुछ वो घर लेके जा सके। क्या वो एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई सोल्यूशन असद साहब? ये इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि देखें, जो भी सोल्यूशन हम निकालें, अगर हम दरमियानी रास्ता निकालें भी तो वो दरमियानी रास्ता निकल नहीं सकता जो आइन से मावरा हो।
हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमें ये अच्छा लग रहा है तो इसलिए कोई बात नहीं यार आइन को तोड़ दो। आइन की हुदूद के अंदर रहते हुए अगर कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। ये जो बार बार गुफ्तगू हो रही है कि भाई बज़ाहिर ऐसा लगता है और मुख्तलिफ जगहों से पैगामात भी दिए जा रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों के जरिए, कुछ वैसे आप लोगों से गिला करते हैं ताकतवर हल्के, कि आप लोगों की मंशा ये कि जब आप आएंगे तो फिर आप लोग बदला लेंगे। ये जो बदला लेने वाला पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है असद साहब कि भाई पीटीआई में गुस्सा बहुत है, वो वापस आके सबको बदले की आग में आप लोग जल रहे हैं और छोड़ेंगे किसी को नहीं, ये क्यों परसेप्शन बन रहा है या बनाया जा रहा है? चले लेट्स से दिस, ये ऐसी कहानी बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। देखें, इमरान खान जो है वो पब्लिक लाइफ के अंदर उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है, तो उनकी शख्सियत जो है उसका अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो सारा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस कानून तोड़ने के ऊपर उसको कानून का सामना करना चाहिए। ये फिर वही बात आ जाती है कि ये नहीं कि इमरान खान बोले कि अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, इसने चोरी किया तो छोड़ दो। तो कानून का अगर किसी ने तोड़ा है तो उसको तो कानून का सामना जरूर करना चाहिए, लेकिन जाती तौर पे क्योंकि इमरान खान को दुख हुआ है या असद उमर को दुख हुआ है किसी एक्शन के ऊपर, तो उसमें हम इंतकाम लेना चाहेंगे, ये इमरान खान की शख्सियत ही नहीं है। कोई उनकी जिंदगी के अंदर मुझे वाकया उठा के दे दे, बल्कि भरी हुई है उनकी जिंदगी इससे बिल्कुल बरअक्स, जहां लोगों ने शदीद तरीन मुखालफत की, जाती लेवल के ऊपर आके मुखालफत की, गिर कर मुखालफत की, वो उनको भी माफ कर देते हैं और वो आगे देखते हैं। तो इमरान खान में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कानून जो है उसकी हुक्मरानी जरूर होगी और किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। बस आखिरी सवाल है सर साहब, ये जो जिस तरह से लड़ाई बढ़ रही है, एस्केलेशन में कोई भी पीछे हटने को बजाय इस वक्त लग नहीं रहा तैयार है, कहीं इस पूरे इशू में आपको निजाम को तो कोई खतरा दिखाई नहीं देता है ना कि लड़ते लड़ते चोंच और दुम सबकी एक की गायब हो जाए, कोई कुछ इस तरह की खदशात तो नहीं है आपके? बिल्कुल हो सकता है। जिस नैज पे हम चीजों को लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके से देखें, जब आपने आइन से बगावत कर दी और एलानिया बगावत कर दिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो एलानिया बगावत हो चुकी है आइन से, तो फिर उसके बाद ये समझना कि तमाम चीजें जो है वो काबू में रहेगी और कोई इससे मनफी असर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल खामख्याली है। जो जहां पर हम लेकर जा रहे हैं अपने फैसलों से मुल्क को, तो इससे तो शदीद तरीन नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ब्रेक पे हम जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना ज्यादा डीपन हो चुका है कि लोगों की कुव्वत खरीद तो खत्म हो ही गई है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का शुमार, पाकिस्तानियों का शुमार ऐसी कौमों में होता है जो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा उनका दिल और उनका हाथ खुला होता था, वो बहुत खर्चा करते हैं, खासतौर पर रमजान के महीने में अपने और साथी पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन इस साल हालात इतने मुश्किल हैं उन लोगों के लिए भी जो पहले किसी और की मदद किया करते थे कि अब उनकी वो गुंजाइश नहीं रही उनके पास, और ये बात इस मुल्क की तमाम बड़ी चैरिटीज क्लेम कर रही हैं। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आम घरानों की तरह खैराती इदारों को भी इस वक्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त, जो भी मईशत के मामलात हैं, उसका फर्क उन घरानों पर भी पड़ रहा है जो मुखय्यर हजरात थे और खास तौर पर रमजान के दिनों में बहुत ज्यादा अपनी तरफ से मदद किया करते थे सफेद पोश लोगों की। ये जी एक रिपोर्ट सामने आई है, गैर मुल्की खबरें इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट है। ये कहती है कि अंसार बरनी ट्रस्ट के सरबराह अंसार बरनी के मुताबिक वो लोग जो थोड़ी सी रकम अतिया करते थे वो अब मदद के लिए पूछ रहे हैं, जबकि जो लोग बड़ी रकम अतिया करते थे वो कह रहे हैं कि उन्हें जदोजहद करना पड़ रही है और वो अतियात देने से पीछे हट रहे हैं। इस साल अतियात में 50% कमी हुई है, जबकि मदद के ख्वाहां लोगों की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। छीपा वेलफेयर एसोसिएशन के बानी रमजान छीपा के मुताबिक आम घरानों की तरह खैराती इदारे भी अफराते ज़र और महंगाई से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इमदाद की हसूल के लिए हमारी तरफ रुख करने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक ईंधन की ज्यादा कीमतों ने एम्बुलेंस सर्विस फराहम करना मजीद मुश्किल बना दिया। हमारी खिदमात महंगी होती जा रही हैं और हम हमेशा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। हम पहले ही अपनी जमाशुदा रकम में से काफी खर्च कर चुके हैं। खुदकुशी करने वाले मर्दों की तादाद में भी इजाफा हुआ है क्योंकि वो अपने खानदानों की किफालत नहीं कर सकते। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मुताबिक मैं ये कहूंगा कि पहले के मुकाबले में बतियात 40% रह गए हैं। बलोचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के शरीक बानी सिकंदर बजंजो के मुताबिक अतिया दहिंदगान एक किस्म की थकावट का शिकार हैं।
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल ईदी साहब, सरबराह ईदी फाउंडेशन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी ही एक डिसहार्टनिंग रिपोर्ट है, तशवीश हुई, दुख हुआ। पाकिस्तानियों के बारे में तो सब कहते हैं कि उनके दिल इतने बड़े हैं कि वो चैरिटी करने में कभी उनका हाथ रुकता नहीं है। अभी भी पाकिस्तानी चैरिटी करना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उनकी इजाजत नहीं देते, उनकी जेब में अब उतनी सकत नहीं है कि वो मदद कर सकें। और आप लोगों के भी एहतियात कम हुए हैं, पेट्रोल की कीमतों से आप लोग अफेक्ट हुए हैं, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है आप लोगों को भी हिट कर रही है। सर, ये पैरामीटर्स क्या है पिछले साल के मुकाबले में? जरा कुछ हमें समझाइए कि पिछले साल और इस साल में फर्क क्या है बेसिक? हमारे बिल्कुल हमारे दो रमज़ान का महीना जो होता है ना, ये चंदा देने का महीना होता है, और इसी में हमें अंदाज़ा होता है कि इस साल हमारी पोजीशन क्या होगी। इस साल हमारे पिछले साल के मुकाबले में चंदा तो सेम है, अमाउंट के लिहाज से चंदा तो तकरीबन सेम है, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है हमारे पैसे की, तो उस वजह से जो है वो तकरीबन हमें 50-60% का जो है ना वो फ़र्क आ रहा है। सर, 50-60% खास तौर पे किन एरियाज में सर जो है आपको ज्यादा इस वक्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा हिट किधर पड़ रही है आपको, किन एस्पेक्ट्स में पड़ रही है? हमारी सारी सर्विसेज को ही इसका अफेक्ट आएगा। हमारे जो दाखिला मरीज़ हैं उनके ऊपर भी आएगा, हमारी एम्बुलेंस सर्विस पे भी आएगा, लेकिन चूँकि हमारी अपनी सेविंग्स होती हैं, हम अपनी सेविंग से जो है वो बहुत सारी सर्विसेज चलाते रहे हैं मुश्किल वक्त में, और ये पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के ऊपर ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा तो बेहतरी आ जाएगी, वरना जो है वो जैसे पाकिस्तानी इस वक्त सारे परेशान हैं, इसी तरीके से यहाँ के फलाही इदारे भी परेशान हैं। जी सर, अब ये आपने कहा कि जो लोगों में खुद कशी जो है उसकी भी परसेंटेज थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि वो अपने खानदानों की कफालत नहीं कर सकते हैं सर। तो ये किस तरह सर, इसके बारे में बताइए कि इसमें पिछले साल के मुकाबले में ये क्या फर्क देख रहे हैं आप? देखें, इसके कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इस पर वर्क किया जाए तो हमारे यहाँ पे हम चूँकि खुदकुशियाँ हम उठाते हैं, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी उठाती हैं, अगर इस पर देखेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि खुदकुशियों में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कि आपको कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पैसे की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है। तो पहले मतलब एक आदमी 20,000 रुपये कमाता था तो 20,000 में उसको जो चीज़ें मिलती थी अब वो नहीं मिल रही, तो घर में झगड़े हो रहे हैं। घर में झगड़ों की वजह से हमारे ही गली के अंदर 3 लोगों ने खुदकुशियाँ की, जो 2 हलाक हो गए, एक जो है वो बच गया। ये मैं तकरीबन पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। ये 3 हफ्तों के अंदर जो है ना 3 लोगों ने खुदकुशियाँ की एक ही गली के अंदर, मतलब 2 गलियों के अंदर चले आप ले लें। तो इस तरह की रिकॉर्ड जो है, ये तो चलो मैं अपनी आई विटनेस की देख रहा हूँ, लेकिन हमारे अपने रजिस्टर्स में जो एंट्रियाँ होती हैं वो भी आप चेक करेंगे तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि लोगों के घर में अब चीज़ें, अब स्कूलिंग के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, फीसें बहुत बढ़ गई हैं, खाने बहुत महंगे हो गए हैं, और बिजली गैस तो वैसे ही महंगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं